सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के प्रति कांग्रेस की नफरत का एक कारण यह भी है कि जब स्वतंत्र भारत का ये नया संसद भवन और सचिवालय बनकर तैयार हो जाएगा तो आजीवन उसका श्रेय मोदी सरकार को ही जाएगा। 1947 के बाद हर चीज का श्रेय नेहरू गांधी को देने वाले ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। नमस्कार। कोरोना वायरस की भयावह दूसरी लहर से जूझ रहे देश में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मांग की जा रही है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया गया। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाया। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के करीब है। ज्यादातर इमारतें 1930 से पहले की बनी है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके को रिनोवेट करने की योजना का नाम है। सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्यों? यह सवाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। क्या इन मौजूदा इमारतों में सुधार करके काम नहीं चलाया जा सकता था? संसद भवन 100 साल पुराना हो चुका है। 2026 के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, इसलिए नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इन तीनों इमारतों में जरूरी बदलाव असंभव थे। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के स्थान पर नए दफ्तरों की इमारतें इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि इनकी कंडीशंस बहुत खराब हो रही है। इनमें एसी की फिटिंग के कारण व्यापक स्तर पर टूट फूट होती रही है। अब इनमें सीलिंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक के जमीन में कुछ साल पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाने से इस इमारत का हाल बेहाल हो गया है। फिर 1931 की और मौजूदा दौर की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इमारतों में कार पार्किंग के लिए स्पेस की कमी हो रही है। जाहिर है कि जब ये इमारतें बन रही थी तो किसने सोचा था कि इस शहर में आगे चलकर लाखों कारें हो जाएगी। इसलिए अब इन तीनों महान इमारतों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आखिर इन्हें कब तक मरम्मत करवाकर यूज में रखा जा सकता था। एक बात और समझ ली जानी चाहिए कि अब जो नई इमारतें बनेगी वे सब गगनचुंबी होगी। अब 4-5 फ्लोर की इमारतों के बनने का दौर गुजर गया है। जब लुटियन और बेकर देश की नई राजधानी की सरकारी इमारतों के डिजाइन बना रहे थे तब दिल्ली की आबादी 14-15 लाख के आसपास थी। अब ये 2.5 करोड़ को पार कर रही है। इस प्रोजेक्ट से 46,700 लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। कुछ इस तरह का होगा नया संसद भवन। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और यह भव्य कलाकृतियों से युक्त होगी। इमारत का एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी ही होगी। इसके लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट होगी। लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान बैठने की क्षमता 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है। लोकसभा में सीट 2026 से पहले भी बढ़ सकती है। अगर महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी जाती है तो ऐसे में बैठने की क्षमता के साथ एक नया लोकसभा कक्ष होना आवश्यक है। मौजूदा संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और समय के साथ साथ संसदीय गतिविधियों की संख्या बढ़ी है और काम करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में 3.8 लाख वर्ग मीटर कार्यालय के स्थान की कमी है और प्रस्तावित परियोजना में मंत्रालयों को नया ब्लॉक मिलेगा। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों की 47 बिल्डिंग है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 47 भवनों की जगह सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन फैक्ट के आधार पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर निराधार आरोप लगा रही है। काम रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है और याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई आपत्तियों को निराधार पाया है। अदालतों ने पाया है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस कानून के हिसाब से सही है। अदालत दिल्ली की खूबसूरती, पर्यावरण और प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट थी। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पूरा होने से वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के उपयोग के लिए लीज पर ली गई बिल्डिंग पर वार्षिक किराए में 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
संसद भवन का मौजूदा ढांचा फायर सेफ्टी मापदंडों को पूरा नहीं कर पाता, जिसमें नियमित अपग्रेडेशन पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। नए बिल्डिंग से इन 50 करोड़ की भी बचत होगी। अभी संसद भवन में जगह कम होने के कारण सरकार को संसद मार्ग के आसपास बहुत से भवन किराए पर लेने पड़ते हैं। बहुत से लोग 5 स्टार होटलों से अपना ऑफिस चलाते हैं। इन सभी भवनों या होटलों का किराया कई 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह सरकार से जाता है। इनमें से अधिकांश भवन या होटल लुटियन लूट तंत्र के प्यादों के हैं। नया संसद भवन बनने के बाद इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, इसलिए छातीकूट और रोना गाना चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में पास किया गया था और अब यह बन रहा है। उस समय न तो कोरोना था और न ही चीन का गलवान घाटी वाला आक्रमण, पर मोदी ने सब झेला, बखूबी झेला। अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात की, वो भी रूस से दुश्मनी डाले बिना। सेना को पैसों की कमी न आने दी, वो भी किसी तरह के टैक्स बढ़ाए बगैर। हर तरह के बजट को एडजस्ट किया। 2012 में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश सहित कानून निर्माताओं ने भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग की थी। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान नए संसद भवन को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में भारी विरोध के बीच यह जानना बेहद अहम हो जाता है कि जब यूपीए सरकार के वक्त नए संसद भवन को मंजूरी दी गई थी, तो आखिर कांग्रेस क्यों लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। सेंट्रल विस्टा का विरोध क्यों? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के प्रति कांग्रेस की नफरत का एक कारण यह भी है कि जब स्वतंत्र भारत का यह नया संसद भवन और सचिवालय बनकर तैयार हो जाएगा, तो आजीवन उसका श्रेय मोदी सरकार को ही जाएगा। 1947 के बाद हर चीज का श्रेय नेहरू गांधी को देने वाले ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस द्वारा सेंट्रल विस्टा का मुद्दा उठाने का एक बड़ा कारण हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा चुनावों में चुनावी हार के लिए अपनी असफलता को ढकना भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी कहा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और मोदी को ड्रीम प्रोजेक्ट की पड़ी है। वो सब जो इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर का घर कह रहे हैं कि मोदी अपने लिए 13,000 करोड़ रुपए का घर बनवा रहा है। इस तरह के मैसेज शायद आप लोगों को भी आ रहे होंगे। उन लोगों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्र सरकार ने पहले से ही 2021-22 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 137% ज्यादा है। यूनियन बजट में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ रुपए दिए। 9 मई 2021 तक 17 करोड़ नागरिकों का सबसे फास्ट वैक्सीनेशन करने वाला भारत दुनिया का पहला राष्ट्र है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की बात ऑपोजिशन कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी शिवसेना सरकार द्वारा प्रस्तावित 900 करोड़ की लागत से बन रहे एमएलए हॉस्टल पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा। मोदी के राज में लोग मर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी ऑक्सीजन नहीं दे रहा, मोदी दवाइयां नहीं दे रहा। क्या कोरोना मोदी ने फैलाया है? क्या इन लोगों ने कभी चीन को गाली दी है? क्यों फटती है चीन का नाम लेते हुए? इन्हें डर है कि कहीं इनका जेब खर्च बंद न हो जाए। चलो मान लिया मोदी कुछ नहीं कर रहा, तो आप ही बताओ, सोशल मीडिया पर आकर बकवास करने के अलावा आप क्या कर रहे हो? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों को अंदर किया? कैसे करते वो तो ये खुद ही कर रहे थे। आपने 52,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के बाद कागजों में 2500 ही बताए, बाकी के कहां गए? आपको ऑक्सीजन की ऑडिट से क्यों ऐतराज है? आपने टीवी पर आकर क्यों कहा कि हॉस्पिटल से फोन आया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, बस 3 घंटे की रह गई है? जनता को ऐसा मैसेज देने की क्या जरूरत थी? आपके इस बयान ने लोगों को ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी करने की तरफ प्रेरित किया। क्या यह देशद्रोह नहीं है? मोदी ने कहा था आपदा में अवसर खोजो। बस ये सभी लोग इस आपदा में अपने अपने तरीके से अवसर खोजने में लगे हुए हैं। भगवान सभी को माफ कर देना, पर इन लाशों को नोचने वाले गिद्धों को कभी नहीं। वैसे छातीकूट सिर्फ संसद भवन पर चल रहा है। राज्यों में विधायक विश्राम गृह, नए विधानसभा भवन, नए सरकारी कार्यालय, अधिकारी कर्मचारियों के लिए रेस्ट हाउस, नए आवास
और हॉलिडे होम आदि का निर्माण बेरोक टोक जारी है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं होती क्योंकि उनसे लुटियन लूट तंत्र की लूट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, यदि लुटियन इकोसिस्टम छाती कूट करना शुरू कर दे तो समझ जाइए या तो उनका कोई प्यादा पकड़ा गया है या दशकों से चल रही उनकी लूट का कोई रास्ता बंद हो रहा है। महामारी के इस समय में विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ इतने घटिया आरोपों को उठाना ठीक नहीं है। आपातकाल के इस समय में उनकी प्राथमिकता सरकार के साथ खड़े होने और नागरिकों द्वारा फेस की जाने वाली समस्याओं जैसे ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड्स की कमी से लड़ने की होनी चाहिए। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल का जिम्मा राज्य का विषय है और महामारी केंद्र सरकार के दायरे में आती है। इस समय केंद्र और राज्यों दोनों को राजनीति को साइड में रखकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। जय हिंद।